तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द ताज स्टोरी, जो कि हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुआ है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी है। ये मूवी रिलीज होते ही बॉयकॉट का नारा पूरे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। जो भी इसके पक्ष में है वो पक्ष में बात कर रहे हैं, जो भी इसके पक्ष में नहीं है वो बॉयकॉट का नारा लगा रहा है। इस मूवी पे ताजमहल के ऊपर केस करा गया है। क्यों करा गया है, कैसे हुआ और क्या क्या तथ्य हैं, इस एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा। मैं किसी भी समुराय के ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट करते हुए अपना बायस नहीं रखूंगा। मूवी में जो दिखाया गया है एग्जैक्ट में वही बताऊंगा। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को बस एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ले, ना कि उससे ज्यादा, क्योंकि डिस्क्लेमर मूवी की शुरुआत में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं द ताज स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मूवी के शुरुआत में हमको आगरा 1959 का दौर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं हाई अथॉरिटी के लोग ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे मौजूद है उसके अंदर जाते हैं और उधर तब मिस्त्री वगैरह का काम चल रहा था। मतलब जो चीजें टूट चुके हैं उनको थोड़ा ठीक कराया जा रहा था अथॉरिटी के द्वारा। अभी तभी उनमें से एक अथॉरिटी वाला देखता है कि जहां से थोड़े बहुत ईंट गिर चुके थे एक कमरे में से, उसके अंदर जब वो झांकता है वो शॉक हो जाता है। वो अपने हायर अथॉरिटी के सर को बुकाता है, बोलता है रघुराम सर आप आई है। वो बोलता है हाँ राव क्या हुआ। वो जब आके वो दोनों देखते हैं वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं कि अथॉरिटी को तुरंत इस बारे में बताना पड़ेगा। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में हमको ताजमहल दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं लोगों की चहल पहल। टूरिस्ट आए थे, फॉरेनर्स भी आए थे, इसी के साथ गाइड लोगों के भी भरमार थे। वो लोग दिखाने लगे, ताजमहल का हिस्ट्री बताने लगे। उसमें से हमारे विष्णु दास भी एक है, जिसका बेटा भी यही काम ही करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ी से इनका यही काम चला आ रहा है, टूरिस्टों को घुमाना और ताजमहल के बारे में बताना। उसके लिए उनको टिप मिलता है 300-400 रुपए पर टिप के। अगर फॉरेनर मिल जाता है थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। बाप बेटे ऐसे ही अपना जीवन गुजारा करते हैं। इनके दादाजी भी यही करते थे। सारा दिन ये सब कुछ काम होने के बाद बाप बेटे दोनों घर पहुंचते हैं, पर बेटा हमेशा बाप से नाराज रहता है, क्योंकि उसके पापा बहुत ही खुददार है। किसी के साथ किसी भी कहीं के भेदभाव नहीं करते, किसी को टोपी वगैरह नहीं पहराते। जो भी पैसा होता है वही मांगते हैं। ऊपर से कोई अगर टिप देता है वो भी नहीं लेते। इसलिए वो अपने पत्नी को भी अलग ले जाके बोलता है पापा अगर ऐसे बने रहे तो कैसे लोन दिया जाएगा, कैसे हमारे बच्चों के स्कूल के फीस हम भरेंगे। अरे टिप अगर कोई देता है खुश होके, आपने जो भी घुमाया है उनको तो ले लेना चाहिए ना, पापा नहीं लेते। फिर हमको देखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं अथॉरिटी के पास। मतलब इनका टूरिस्ट का भी अथॉरिटी होता है, जहां पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो बनेंगे उधर के प्रधान। अगर वो बन जाते हैं अथॉरिटी में प्रधान तो वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इसमें 2 पार्ट है। ऑलरेडी एक मुस्लिम लीडर है जिसका नाम है उस्मान भाई, जो नहीं चाहता कि विष्णु दास इसमें लीडर बने। तो उसके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सिर्फ उस्मान भाई को सपोर्ट करते हैं और हिंदू कम्युनिटी के जो गाइड लोग है वो विष्णु दास को सपोर्ट करते हैं। पर दिखने में लग रहा है कि विष्णु दास का जो पड़ला है इस बार भारी है, इसलिए उस्मान भाई भी उसे समझाते हैं, पर विष्णु नहीं समझता। बोलता है इतने टाइम से तो आप थे, आपने हमारे जैसे लोगों के लिए क्या किया। गवर्नमेंट हर वक्त रेनोवेट तो कराते हैं ऐसे जो पुराने चीजें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट चीजें हैं, पर हम जैसे लोगों का क्या, हम जैसे लोगों का ना इंश्योरेंस होता है, नहीं सोच पाते कि ये काम अगर छोड़ देते तो हम आगे जाके क्या करेंगे। हमारा ना कोई बीमा बनता है ना कोई कार्ड होता है, हमारे लिए क्या। आप इतने टाइम से है, आपने कुछ सोचा नहीं, अब हमारी बारी है। तो अगर मैं जीत जाता हूं तो हमारे जो टूर गाइड कम्युनिटी है उन सब के लिए मैं काम करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये बात मानो उस्मान भाई को उतना हजम नहीं हुआ। इस वजह से तो इन दोनों में 36 का आंकड़ा हमेशा ऑफिस में बना रहता है। विष्णु दास की सिंपल सी फैमिली है, 2 पोता पोती है, लड़के ने शादी कर लिया है, एक बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। पूरा परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। अभी भाई ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो उनका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाएगा। एक लड़की आती है अपनी पूरी टीम के तामझाम के साथ और विष्णु दास का इंटरव्यू लिया जाता है। जो टॉपिक और थीसिस पेपर होता है उस लड़की का वो है ताजमहल, ताजमहल की सच्चाई। शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया, क्या राजा मान सिंह से ताजमहल को लीज में लिया गया था, ताजमहल के नीचे वाले 22 कमरे का रहस्य क्या है, उसके अंदर क्या है। विष्णु जी तब एक एक करके आंसर देते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है और ताजमहल के इर्द गिर्द ही घूमता है। मतलब जो भी ताजमहल के बारे में किताबों में लिखा है वो बताते हैं। जो कि नीचे के 22 कमरे थे उनको बाद में ईंट और चूना से बंद कर दिया गया। तभी वो लड़की पूछती है कि जो नीचे के 22 कमरे थे उसके अंदर क्या राज है कि सरकार को उसको बंद करना पड़ा। मैं अगर ये बोलूं कि ताजमहल के अंदर हिंदू गॉड और देवीज के
कुछ एविडेंस मिले हैं तो क्या आप मानेंगे? विष्णुदास तब बोलते हैं ये सब कही कहे बातें हैं, इसमें भरोसा मत करिएगा। हम इतने सालों से इसमें टूर गाइड है, 25 साल हो चुके हैं मुझे इधर, मुझे आज तक कोई एविडेंस नहीं दिखा। हाँ, वो 22 कमरे का राज मुझे भी नहीं पता, सरकार ने किया होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा, पर हमेशा वो रेनोवेट होता है, गुम्बज वगैरह के भी रेनोवेट होता है, जैसे इंसानों को भी रेनोवेट होता है। आप भी हॉस्पिटल जाते हैं ना, वैसे ये तो इमारत है ना, इनको भी कभी कभी ठीक करा जाता है। तब ये लड़की एक चीज बताती है कि विष्णु जी आप इस तस्वीर पे थोड़ा नजर घुमाइए। इस आदमी का नाम है महेंद्र दास, जो कि इससे पहले 1970 में एक टूर गाइड आगरा में हुआ करता था, और इसकी शक्ल देख के मानो विष्णु दास की एकदम सूरत बदल जाता है। ये लड़की बोलती है अमेरिका से 2 आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, पीटर विलियम्स एंड वीएन वट, और इन दोनों के साथ ये भी नीचे गए थे। उस 22 कमरे में से एक कमरे में उनको देखने को मिला हिंदू टेम्पल और स्ट्रक्चर की कुछ मूर्तें, जिसको देखने के बाद उन्होंने एक चीज भी लिखा था कि ये हिंदू टेम्पल है, और ये बात बहुत जगह प्रचार में भी आया था। और ये बात सुनने के बाद ही मानो उठ के उधर से चले जाते हैं और ये बोलते हैं अब लिखिए ना प्यार की कहानी, जो भी बाकी के लोग लिखते हैं, आपको अवार्ड वगैरह मिल जाएगा, इसके अंदर अब मत घुसिए। फिर विष्णु का मन मानो थोड़ा चंचल हो जाता है। वो अपने दोस्त और टूर गाइड्स लोगों के साथ दारू पीते हैं। दारू पीते पीते वो ये बोलते हैं क्या पता कि असली सच्चाई क्या है, मैंने 25 साल इसमें दे दिए, अगर आखिर में ये पता चलता है कि ये सब कुछ झूठ है जो भी आज तक मैंने टूरिस्ट लोगों को बताया। तभी उसमें से एक आदमी भड़क जाता है और ये बोलता है तू जिस थाली में खाता है उस थाली में तुझने छेद करने की सोचा कैसे विष्णु? और दोनों ही दारू के नशे में थे और ये बोलने लगे पहले तेरे पापा ने किया था ये सब कुछ, फिर भी हमने तुझको इधर रखा और आज तुझे एसोसिएशन के चेयरमैन बनाने के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, और तू ये सब कुछ कर रहा है। आज तेरी 3 पीढ़ी इस ताजमहल के गाइड बन के ही खा रहे हैं और तू आज सच खोजने की बात कर रहा है। शाहजहां ने नहीं बनाया, हिंदू टेम्पल है इसके अंदर, कैसा आदमी है तू? और उसको नालायक और गाली भी देता है। विष्णु के क्लोज फ्रेंड उसे ये समझाते हैं भाई भले कुछ भी हो, हमारा रोजी रोटी चलता है, क्या हमको फर्क पड़ता है शाहजहां ने बनाया या नहीं बनाया? वो सच खोजते खोजते तेरे पिताजी चले गए। हाँ, महेंद्र दास और कोई नहीं, विष्णु के पिताजी थे, जो कि 1970 में वो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ अंदर गए थे, और उन्होंने जब ये सब कुछ बाहर लाया, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ चीजों के चलते हुए उन्होंने ये दुनिया छोड़ दिया था। जब विष्णु ये सब कुछ बोल रहा था ताजमहल के बारे में कि उसकी असली सच्चाई हो सकता है एक झूठ हो, ताजमहल की भी एक टेस्ट होना चाहिए जहां पर हमको पता चलना चाहिए कि ताजमहल कितना पुराना है, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। उसको कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। ये सब कुछ जब वो शराब के नशे में बोल रहा था, किसी ने तो उसका वीडियो बना लिया, और जब तो वो घर पहुंचे तब तक वो वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड हो चुका था। अपलोड होते ही मानो आग की तरह ये बात पूरे आगरा में फैल चुका था, और उस्मान भाई का काम और आसान हो गया क्योंकि उसने खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था। जिस थाली में वो खाता है उसके बारे में अनाप शनाप वो बोल रहा है। अलग रिलीजन के होने के बावजूद, उसके फादर का ये हिस्ट्री रहने के बावजूद भी एसोसिएशन ने उसको गाइड की जॉब दिया, और उसके फैमिली मेंबर को भी, मतलब उसके बेटे को भी, पर उसने गद्दारी कर दिया। फिर क्या था, विष्णु के घर में तो बवाल मच गया, उसके फैमिली मेंबर सारे परेशान हो गए, उसके बेटे भी उसे कोसने लगे। फिर क्या था, एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा उसे बुलाया गया, जो कि और कोई नहीं अभी वर्तमान में उस्मान भाई है। उस्मान भाई उसे बोलते हैं कि तुमने जो कुछ भी बोला हमारे खिलाफ बोला, एसोसिएशन के खिलाफ बोला, ये सारे बातें तुम नहीं रख सकते क्योंकि ये बिना तथ्य के हैं, तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है, तो तुम कैसे ये सब कुछ बोल रहे हो? और तुम एक कम्युनल राइट्स, एक दंगे भड़काने की काम कर रहे हो। इसके चलते हुए तुमको सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे बेटे को भी। और जब वो एसोसिएशन रूम के बाहर निकलते हैं उसके मुंह में काली पोत दिया जाता है। इसके चलते हुए उसका मन बहुत ही भारी हो जाता है। पूरा फैमिली बेरोजगार हो चुका था, आसपास के लोग भी उसके फैमिली को बहुत ही खीन नजर से देखने लगे थे। विष्णु दास मानो बेबस हो चुका था। अब उसे लगता है कुछ जो उसने बोला है वो अगर सच में सही हुआ तो मेरे देश के इतिहास के साथ क्या हो रहा है। उसके फादर ने भी जो रिसर्च किया था, जिसके बदले उसके फादर को भी ये पता चला था, अगर उसको दुनिया के सामने आना है तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा आगने वाले पीढ़ियों के लिए। और दूसरी जगह हम देखते हैं उस्मान भाई का भी एक लीडर होता है जो कि बोलता है कि विष्णु दास ने नशे की हालत में वो बोला है, सिर्फ सस्पेंशन ही इसका एकमात्र जवाब नहीं है, उसके ऊपर नजर रखो कि वो और आगे कोई काम ना कर पाए। और विष्णुदास ने ये सोच लिया कि आज वो पीएलआई डालेगा किसके ऊपर, ताजमहल के ऊपर, जो कि ऑलरेडी 7-8 डल चुके हैं और कोर्ट ने इससे पहले बाकियों के भी खारिज कर दिए हैं। फिर भी वो डालने का हिम्मत करता है और एक जाने माने वकील के पास पहुंचता है। वकील बोलता है अगर आपके पास प्रमाण है तो ही जाके पीएलआई हम दर्ज करेंगे और कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो और भी एक नंबर बढ़ जाएगा, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। मेरे पास उन सारे चीजों के लिए फालतू टाइम नहीं है। फिर क्या था, वो लग जाता है प्रमाण ढूंढने के लिए
अपना पुराना अटैची निकालता है जहाँ पर उसके पापा के लिखे हुए बुक, थीसिस वगैरह सब कुछ थे। वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो रिसर्च और किताबें पढ़ते पढ़ते उनको वीएन वट साहब के बेटे के बारे में पता चलता है जो कि मसूरी में रहता है। वो सीधा अपना झोला बिस्तर वगैरह बांध लेते हैं और घर में किसी को ना बताए हुए चले जाते हैं आगरा टू मसूरी। मसूरी जाके वो पूरी कहानी बताते हैं कि ये सीन है, अब आप मुझे क्या मदद कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे फादर के भी लिखे गए कुछ थीसिस पेपर्स है जो कि ताजमहल के ऊपर है, आप उसको स्टडी कर सकते हो पर इससे कुछ बदलेगा नहीं। वो पूरा स्टडी कर लेते हैं और वकील को भी फोन कर देते हैं कि पीएलआई दर्ज कर लो, कोर्ट हमारी बात को सुनेगा और एक्सेप्ट भी कर लेगा। और वही होता है, पीएलआई डाल दिया जाता है और पीएलआई डालते ही सुर्खियों पे ये खबर आ जाता है, टीवी न्यूज़पेपर हर जगह ये बात आ जाता है। और वो जो मुस्लिम आका थे उन तक भी ये बात पहुंच जाता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम कर देगा। फिर हमको आगरा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम राशिद को देखते हैं जो कि डिफेंस का लॉयर था। पर जो विष्णु जी का लॉयर था वो तो कोर्ट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उनके घर में कुत्ते को गन से गोली मार दिया गया है। इस वजह से क्योंकि वो इस केस के लिए इंटरेस्टेड है और इस केस को वो लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये भी धमकी दिया गया अगली बार फैमिली मेंबर होगा, तो उसने तो केस छोड़ दिया। विष्णु के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो खुद ही उसको कोर्ट में अपने लिए लड़ना पड़ेगा। फिर कोर्ट शुरू होता है और पहले ही पूछा जाता है कि आपका वकील किधर है। वो बोलते हैं कि मैं मेरा खुद ही वकील हूँ सर, क्योंकि कोई ये केस नहीं लड़ना चाहता। फिर पहले वो अपने बयान शुरू करते हैं कि उनको प्रॉब्लम किस किस चीज से है। वो बताते हैं कि मुझे 3 अथॉरिटी से प्रॉब्लम है। एक आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जिसको कैसे पता चला कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया है। सेकंड, हमारे एजुकेशन बोर्ड, बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है किस आधार पे, किस डेटा के ऊपर बेस करा गया है वो। और 3, गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसके अंदर क्या चीज है कि गवर्नमेंट को उनको ईंट और चूना से बंद करवा दिया गया दरवाजे को हटाते हुए। फिर जो डिफेंस के लॉयर थे राशिद, उन्होंने भी बताया कि आप कौन से अथॉरिटी के ऊपर फिर भरोसा करते हो। अगर आपको एजुकेशन बोर्ड, गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको तो देश के ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो उस हिसाब से तो आप देशद्रोही हुए। और आपको क्या लगता है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए पूरा सिस्टम ने पूरा आग बंद कर लिया? जो कुछ भी बुक में लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया है और जो गवर्नमेंट किया है वो सब कुछ गलत है, सिर्फ एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि विष्णु दास ने कुछ फोटोज भी अपने साथ कैरी किए थे जहां पर वो उस 22 कमरों की फोटोज बाहर के ओर से फोटोज लिया गया था। उसी के साथ उसने बहुत सारे फोटोज लिए थे जो कि फर्श के थे, जहां पर स्वास्तिक चिन्ह और हमारे हिंदू कल्चर के बहुत सारे निशाने मिले हैं। उसी के साथ उसने एक गम्बुज जो कि ताजमहल के एकदम ऊपर था उसका भी फोटो जूम करते हुए ये दिखाया है कि इधर आपको नारियल, शिवलिंग का ऊपर जो त्रिशूल है वो, और उसी के साथ आपको आधा चांद भी मिलेगा जो कि हमारे हिंदू कल्चर को दर्शाता है। उसके तर्क देते हुए राशिद भी बोलते हैं कि आधा चांद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को भी दर्शाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर आप नहीं देख रहे, उधर लिखा हुआ है अल्लाहू अकबर। तो वो बोलते हैं कि अगर रिनोवेशन का काम चल ही रहा था तो अल्लाहू अकबर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। रिनोवेशन ये नाम सुनते ही ये लोग पूरा भड़क जाते हैं। राशिद बोलते हैं, अब रिनोवेशन क्यों बोल रहे हो, ये एकदम नींव से शाहजहां ने बनाया है। उसी के साथ बहुत सारे प्रूफ विष्णु दास ने और भी दिए थे जहाँ पर गौशाला और बहुत सारे हिंदू चीजों की निशानियां भी मिले थे। इन सारे चीजों को और तर्क को देखते हुए कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया था। राशिद और उसके आका इस बात से बहुत ही नाखुश थे। राशिद बोलता है, आप चिंता मत करिए, इसके बाद कोई भी इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं उसको कोर्ट में इतना घसीटूंगा कि इसके बाद कोई भी ऐसे पीआईएल डालने के लिए सोचेगा भी नहीं। तब उसके आका बोलते हैं, आज ताजमहल के ऊपर डाला है, इसके बाद कुतुब मीनार के ऊपर डालेगा। पागल की कमी नहीं है हमारे देश में, इसको ऐसा तोड़ना, इसके बाद कोई सोचे भी ना। फिर अगले दिन देखते हैं फिर से कोर्ट में हियरिंग होता है जहां पर हम देख पाते हैं कि एजुकेशन बोर्ड से बुलाया जाता है अथॉरिटी को, जहां पर एक लेडी होती है जिसको पूछा जाता है राशिद द्वारा कि आप एजुकेशन जो भी बुक है हिस्ट्री की उसमें कोई भी तथ्य को कैसे डालते हो। वो बोलते हैं जो हिस्टोरियन होते हैं, जो कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं, उनको देखते हुए पॉजिटिव वे में हम डालते हैं जैसे बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़े। कोई गलत सलत चीज हम डालते नहीं है, कोई एक्सट्रीमिस्ट चीज हम डालते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है विष्णु बोलता है जो भी मतलब हिस्ट्री बुक में है वो बच्चों के लिए अच्छा है, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट चीज आपने नहीं बताया, एज इट इज जो हिस्ट्री है आपने वही चीज दर्शाया है ना मैडम। मैडम ने बोला हाँ मैंने वही चीज दर्शाया है और उसी से इस रूल से ही पास होता है। तो वो बोलता है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा है, उसके पहले और पीछे आपने हिंदुत्व का यूज किया है। नाथूराम गोडसे एक हिंदू था, हिंदू पेपर के लिए वो काम करता था, उसने कितना गलत किया, इसमें उनकी जो नाम, जाति
इसके बारे में बताने की क्या जरूरत थी? उन्होंने एक गलत काम किया है। बाबा राव अम्बेडकर के लिए भी ये सब कुछ करा गया है। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में क्यों आज तक क्यों ऐसा नहीं लिखा गया? क्यों उनके एक्सट्रीमिस्ट चीजों को नहीं बताया गया? हर एक माइनॉरिटी राजा के बारे में इधर बहुत ग्लोरीफाई करके आप लोगों ने लिख दिया, पर किसी भी हिंदू महाराजा के बारे में क्यों नहीं लिखा गया इतिहास बुक में? छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, संभाजी महाराज, इनके बारे में क्या आपने नहीं सुना? इनके वीर कथाओं के बारे में क्यों इतिहास बुकों में नहीं लिखा जाता? बच्चों को क्या इनके बारे में नहीं जानना चाहिए? आपको खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए। और ये बोल के वो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म करते हैं। कोर्ट के सामने ये बोलते हैं इनके हिसाब से मुगलों के बाद कोई भी ग्लोरीफाई राजा पैदा ही नहीं हुआ है। सोच को पनपने से पहले ये लोग तोड़ देते हैं। कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डेट देते हैं, जहां पर हम ये भी देखते हैं बहुत सारे हिंद राष्ट्र पार्टी से भी बुलावा आ रहा था विष्णु को, क्योंकि सबको अपना कॉमन इंटरेस्ट चाहिए। और उसी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी विष्णु से बहुत नाराज थे। इससे चलते हुए उसकी बेटी और उसके बहू के साथ भी बाहर बदतमीजी होने लगे। उसके बेटे को भी पीटा गया था रास्ते में। तभी एक हिंदू नेता आता है और उसके बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती करता है और विष्णु के पूछने पे ये बताता है कि तुम्हारे पिता भी मेरे पास आए थे, तब मैं छोटा कोटा कार्य करता था, कुछ नहीं कर पाया, पर आज तुम्हारे लिए मैं करूंगा। इसमें उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है ये तो हमको नहीं पता, पर विष्णु का काम हो गया कि उसका बेटे का जो है इलाज हो गया और उसके सपोर्ट में एक पॉलिटिकल नेता आ गया। अगले दिन कोर्ट हियरिंग में एक हबीब साहब को लाया गया रशीद द्वारा, जो कि बहुत जाने माने लेखक थे। ताजमहल के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। बोलते हैं कि फारसी में सब कुछ लिखा हुआ था, मैंने अनुवाद करके बहुत ध्यान से इसको हिंदी में अनुवाद किया है, और जहाँ पर मुझे ये पता चला है कि शाहजहां ने पूरे नींव से ताजमहल को बना है अपने बेगम के शौक में। कोई किसी से बेइंतहा इतना मोहब्बत कैसे कर सकता है? तभी विष्णु जी वही बुक का 403 वाला पन्ना खोल के बोलते हैं, इधर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि शाहजहां ने जय सिंह से जो है वो महल ले लिया था। तब वो हबीब मनो लड़खड़ा गया और ये बोलता है मेरे बुक में तो ऐसा कोई अनुवाद नहीं है। तब वो बोलते हैं आपके बुक में नहीं होगा क्योंकि आपने गलत अनुवाद किया है। आपको फारसी पढ़ना आता है तो इसको पढ़ के बताइए, ये ओरिजिनल बुक है। तब वो नहीं पढ़ पाते, ये बोलते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता है। तब विष्णु बोलते हैं जो भी आपको पसंद आया आपने अपने बुक में लिख दिया, जो आपको ना पसंद आया वो आपने नहीं छापा। और इसी के साथ बहुत सारे बुक, बहुत सारे तथ्य के साथ ताजमहल के बारे में बहुत सारे डेटा पेश करा गया, जहां पर गवर्नमेंट द्वारा जो लिखा गया है उधर कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखा गया था, जिसके टाइम शुरुआत से लास्ट तक ताजमहल बना है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया है कि ताजमहल इतने टाइम से बना है। कुछ तथाकथित सवा कवि के बारे में लिखा गया था जो तभी भारत में आए थे भ्रमण करने के लिए, उन्होंने कुछ लिखा है। किसी का टाइमलाइन भी किसी दूसरे के टाइमलाइन के साथ मैच नहीं कर रहा। और दूसरी जगह कोर्ट बार बार बोले जा रहा है कि आपको सबूत पेश करना पड़ेगा जो कि आई विटनेस है कि उस 22 कमरों के अंदर क्या है। तब विष्णु बताते हैं जो सर विलियम्स आए थे उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन ना लिए बिना कार्बन डेटिंग किया था एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर। उनको पता चला था कि जब ताजमहल था उससे 300 साल पहले ये ताजमहल का लकड़ी का सैंपल है, मतलब उसका पहले ये सब कुछ बना है, शाहजहां ने इसको नहीं बनाया है। और जब ये थीसिस पेपर उन्होंने पेश किया गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ने और कुछ भी नहीं किया, लकड़ी के दरवाजे हटा दिए और उधर ईंट के दीवारें लगा दिए। कुछ तो सच छुपा रहे हैं ये लोग। फिर कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग का डेट मिलता है, जहां पर हम देखते हैं रात को विष्णु जी के पास एक कॉल आता है जो कि और किसी के नहीं वकील का होता है, जो कि छुपके छुपा के ये बोलता है एक आई विटनेस है जो कि गवाही देगा। तब विष्णु जी उनसे मिलते हैं और ये बोलते हैं मेरा नाम ऑफिसर रघुराम है, मैंने 1959 में ताजमहल के अंदर वो जो 22 कमरे है, एक कमरे के अंदर स्वास्तिक चिन्ह और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर की चीजें देखे थे, पर मुझको ये बताया गया हायर अथॉरिटी द्वारा कि इस जगह को सील कर दो जल्द से जल्द और अपने मुंह को भी, मैं गवाही दे दूंगा। तब मानो विष्णु के मन में एक भरोसा आया कि गवाही देते ही वर्डिक्ट पूरा बदल जाएगा। पर अगले दिन मानो वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, उसे डरा दिया गया, धमका दिया गया। फिर कोर्ट से और एक डेट मांगा गया। फिर वो पागल होता गया कि किससे पता चलेगा कि उधर कौन और था, कौन मुझे बताएगा कि असली सच्चाई कौन है। वो लड़की जो कि रिपोर्टर थी, जो कि पहले विष्णु का इंटरव्यू लिया था, वो उससे कनेक्ट करती है और बोलती है मुझे सर विलियम्स की बेटी का पता है, उनसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हो, पर इतनी जल्दी वो इंडिया नहीं आ पाएगी, वो आपको किसी से मिलाएगी, वो जरूर आपका मदद करेगा। और वो उधर थे जब विलियम्स ने लकड़ी का टुकड़ा लिया था। फिर एक जगह मिलने का डिसाइड करा गया, उस आदमी को भी उस जगह आना था। पर इस बार मानो विष्णु को पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, तो उसने उस पॉलिटिशियन से मदद मांगी और एक पुलिस ऑफिसर को उधर नकली वेश बना के लेके गए। ऑब्वियसली उसका किडनैप हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसको छोड़ दिया जाता है और क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है, जो कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही करा रहे थे। और दूसरी जगह जो असली गवाह थे, जो कि विलियम सर के साथ थे, वो कोर्ट में मौजूद थे
और वो कोर्ट में गवाही देते हैं कि असलियत में उन्होंने क्या क्या देखा था। सब कुछ देखते हुए कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट का डेट भी सुना दिया था। उस दिन राशिद और उसके आका लोग भी कोर्ट में पहुंचे थे और विष्णु अपने फैमिली के साथ, जहां पर कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट सुनाने से पहले 2 मौका देते हैं दोनों लोगों को अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाने के लिए। जहां पर राशिद ये बोलता है, सर आप इस मुद्दे को अब कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाया या नहीं बनाया। अभी अब प्रेजेंट चीज को देखिए कि ताजमहल के लिए हमारे इंडिया में, मतलब हमारे देश में कितने हजारों करोड़ों का रेवेन्यू आया है, कितने टूरिस्ट लोग आते हैं, कितने लोगों का लाइफ चलता है। विष्णु जी जो इस केस के लिए खुद पीएनएल डाला है, उसके 3 पीढ़ी इसके वजह से खा रहे हैं। अगर इसके वजह से कोई भी आप राय ऐसा सुनाते हैं जहां पर कम्युनल राइट्स बन जाते हैं, दंगे होते हैं, लोग ताजमहल आना छोड़ देते हैं, तो देश का क्या होगा? देश का जो अर्थव्यवस्था है उनका क्या होगा? जो इतने लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है उनका क्या होगा? इन सारे चीजों को देखते हुए आप अपना वर्डिक्ट सुनाइएगा। और विष्णु जी भी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाते हैं कि सच्चाई है, सच्चाई हमको सामने लाना चाहिए। इसके पहले हमारे बहुत सारे मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया। शाहजहां के पीरियड में बोला जाता है गोल्डन पीरियड, बट सबसे ज्यादा मंदिर उन्होंने ही तोड़ा है। पर हम उनको ग्लोरीफाई ऐसे करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत सेकुलर है। अगर वो सेकुलर है तो इतने मंदिर क्यों तोड़े गए? अगर वो लव के निशानी थे तो इतने सारे लोग शाहजहां के टाइम पीरियड में भूखे थे, 70 लाख लोग मारे गए थे, उन्होंने कुत्ते का मांस खाया, इसी के साथ उन्होंने भूखमरी से जान दे दी। पर शाहजहां ने हर एक गांव में चंदा मांगा था इस ताजमहल को बनाने के लिए। ये सब कुछ बुक में लिखा है, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये डिसीजन लेता है। ये जो वर्डिक्ट है इसको फिलहाल होल्ड करा जाएगा और एक कमेटी बनाया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। इसी के साथ ये भी बोला जाता है जो बुक्स है उसमें हमारे हिंदू कल्चर मंदिर के बारे में भी बताया जाए, जैसे मुगलों के लिए बताया जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को पढ़ते हुए उन लोगों को पता चलेगा हमारे देश के इतिहास के बारे में। इतिहास को कोई भी कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं करा जा सकता, इसको स्पेशल टीम और आर्कियोलॉजी टीम के द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद एक डिस्क्लेमर आता है जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इसके पहले पीएनएल डाल चुके हैं और आपको सुनने में हैरानी होगा कि 2025 में भी पीएनएल डाले गए हैं। विष्णु जी का केस खारिज हो जाता है, इधर से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में भी खारिज हो जाता है। पर पीएनएल इसके बाद भी नहीं रुके, लोग पीएनएल डालते गए और तथ्य प्रमाण मांगते गए। ये मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये तो मैं भी मानूंगा, पर आपको ये मूवी देखना चाहिए। थिएटर में जाके देखिए या कहीं से आप अपने इंटरनेट का शक्ति यूज करके देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको मूवी की कहानी पता चलता है। पर अगर आप एक मूवी देखते हो तो आपको इन डिटेल सारे चीजों के बारे में पता लगता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। और एक छोटी सी चीज है, बस 1, 2 और 3। तो दोस्तों आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं।
मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।